तो इसका मतलब यही है ना, कुल्लम कुल्ला जो बात की है, यानी कि अब भारत के ऊपर चाइना से भी हमले होंगे, तुर्की से भी हमले होंगे, आजरबाईजान से भी हमले होंगे और सऊदी अरब। 3 मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला है मैडम, हाउ डू यू सी दैट? भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। नरेंद्र मोदी को कॉल आया है ग्रीस से, और ये मौका दरअसल ढूंढा गया ग्रीस के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। जी हां, उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए ग्रीस से ये फोन आता है। ये फोन बहुत अहम इसलिए है क्योंकि भारत और ग्रीस मिलकर बहुत कुछ इस वक्त कर रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरे ख्याल से ख्वाजा सिर्फ दूसरों को सिखाते रहे, अपनों को भी दिखा देते ना कि शर्म होती है, हया होती है। आपको लगता है इंडिया सऊदी अरब पे हमला कर सकता है? क्योंकि अब तो सऊदी अरब से भी हमले होंगे इंडिया के ऊपर। एज पर द एग्रीमेंट तो यही है ना कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। ग्रीस भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर काम कर रहा है। भारत भी ग्रीस की तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रहा है, और इन दोनों के ही साझा दोस्ती पर गाहे बगाहे निशाने पर जो है वो है तुर्की। तुर्की क्यों? क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का समर्थक है। तुर्की पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तमाम तरह से हथियार हाल के दिनों में उसने मुहैया कराए। उसने भारत के खिलाफ बयान दिया, भारत की भावनाओं को छेड़ने की कोशिश की, और ग्रीस के साथ भी उसका जो विवाद रहा है वो कोई नया विवाद नहीं है। लगातार उसके ग्रीस से तनाव रहे हैं, विवाद रहा है। ऐसे में भारत और ग्रीस दोनों एक दूसरे के प्रति अलाइन कर रहे हैं, और ये फोन कॉल जो बड़ा अहम है। कल अगर इसी दफाई मुआहदे के मुताबिक वो होतीज जो हैं वो 4 रॉकेट मार देते हैं सऊदीया के ऊपर, तो इस मुआहदे के मुताबिक वो तस्वर किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो सवाल पैदा होगा कि क्या पाकिस्तान इसमें कूदेगा? फिर कल अगर ईरान के साथ इनका कोई इशू शुरू हो जाता है तो क्या पाकिस्तान फिर ईरान के खिलाफ, क्योंकि अगर ईरान कोई रॉकेट मार देता है, ड्रोन भेज देता है, कुछ कर देता है, तो फिर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सफा रहा होगा। ये तमाम वो सवाल हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने की या जिसकी अप्रूवल देने की जो अथॉरिटी है अंडर द लॉ वो है पार्लियामान को। सर, हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम पहुंच गए होंगे वही सेल करने के लिए, और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बोलें कि हमसे ऑयल ले लीजिए, हमसे अनाज ले लीजिए, हमसे शुगर ले लीजिए, हमसे मेडिसिन ले लीजिए। हमें कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ आता है, हमसे वो हम कोई लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास सर ले दे के एक न्यूक्लियर वेपन ही है जो हम सारे वक्त देते रहते हैं कि जी हम तो चौधरी हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, और इस्लामिक बॉम्ब का नाम हमने दिया है। लेकिन पूरी दुनिया में कई और जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि, या फिर भारत में और कई जगह पर है कि ये हिंदू न्यूक्लियर वेपन है या ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन वाली चूरन जो है वो हम ही सेल करते हैं। तो अब हमारे पास जो हालत है, हमारी कुछ रह नहीं गया, तो अब हम ये लेकर पहुंच गए। देखिए, लगातार इस तरह की बातें इसलिए भी बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि लगातार जो तुर्की है वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन देता है। इस्लामिक ब्रदरहुड की परिकल्पना में भारत को वो अपना दुश्मन के तौर पर देखता है, जबकि भारत हमेशा से ही तुर्की के लिए मददगार साबित हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया एक और हमले की तैयारी कर रहा है? जी, कर सकता है जी, बल्कि बहुत शद्दोमत से कर सकता। और मैं बरमला ये कहता रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तानी सरकार में उप प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभाते हैं। इशाक डार नाम है इनका। इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता करने का जो दावा रहा उसमें भारत का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से सही रहा, यानी कि जो भारत की ओर से दावा किया गया वो सही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते रहे वो पूरी तरह से गलत है। इशाक डार ने अपना ये पूरा बयान सीज फायर को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि सीज फायर को लेकर किसी थर्ड पर्सन, किसी मीडिएटर की भूमिका से भारत सहमत नहीं हुआ था। एक न्यूज चैनल है अल जजीरा, उस पर बैठकर ये बयान
इशाक डार की ओर से दिया गया है। अवाम इतनी भोली नहीं है ना, अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है, अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे। लोग क्या समझ रखे अपने अवाम को। हैरान हूं कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जो उसने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, उसने इंडियन गवर्नमेंट की लाइन टो की, उसने एक तो मैच का प्रेशर, ये प्रेशर के काफी है। वो कह रहे हैं कि माजरत जो है अखलाकी कदरें पूरी हो गई हमारी। एक कंट्री पे अटैक जो है वो दूसरी कंट्री पर भी मतलब समझा जाएगा, तो ये कौन से मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हम कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो उनको गैरत आ जाएगी, उन पर होगा तो हम लड़ पड़ेंगे। और फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर कोई कर्जा है जो कि है, तो वो भी सऊदी अरेबिया पे समझा जाए। जितने लोगों ने हमसे पैसा लेना है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे MBS के पास जाए लेने के लिए। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बताने के लिए हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यानी जब हम अपने TTP BLA उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे। भारत ने तुर्की को चिढ़ाने के लिए ही सही, ग्रीस की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में अपना दमखम दिखाने का जो फैसला किया, वो भी एक बड़ा फायदा रहा है रणनीतिक तौर पर, ताकि तमाम उन देशों को यह मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि अगर आप भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे, भारत के दुश्मनों के साथ मेलजोल बढ़ाकर, तो फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान और भारत पहलगाम के बाद आम सामने है बॉर्डर, कुछ तो इस हवाले से दुनिया भर का रिस्पांस सामने आया। उसमें जाहिर सी बात है अमरीकी रिस्पांस को इस खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा गौर से सुना जाता है, और अभी भी हमें चौकन्ना रहना होगा। मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहां उसका जो प्रोटोकॉल था, फजा में F-15 F-18 जहाजों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए, बल्कि अब तो हिंदी में गाने भी गाते रहे, वेलकम करते रहे, और $100 अरब के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू, रिफाइनरी, तेल, ये सारा मामला आप जानते हैं। भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे साउथ एशिया के अंदर। अब हो क्या रहा है, ये सडन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट्स क्यों होनी शुरू हो गई, मोदी जी पंगा क्यों ले रहे हैं अमेरिका के साथ, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो खेली जा रही है हमारे बैकयार्ड में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1972 में इस एरिया को बोला गया था गोल्डन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, ये जो ये अमेरिका है, उन्होंने पब्लिश किया था एक रिसर्च डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल बनेगा ये एरिया फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। और कल भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत से ड्रग्स आती हैं, और आती कहां से हैं, नॉर्थ ईस्ट से। अभी चक्कर क्या है, उसको अपनी आर्मी भेजनी क्यों पड़ी, और हमें म्यांमार में अपनी आर्मी को भेजनी पड़ी। अब आपको समझाता हूं चक्कर क्या है। ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर आता है ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रायंगल। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार का चिन प्रोविंस और बांग्लादेश का जो चिटागोंग है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। और यहां पर जो ये लोकेशन है, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक भी है। पहली बात यह है कि सिर्फ ये ड्रग्स की बात नहीं है दोस्तों, यहां से जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो भी इस एरिया में पाए गए हैं। और जहां पर मिनरल्स हों और अमेरिकन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 19th एंड 20th सेंचुरी जो थी वो लड़ी गई ऑयल के लिए, और 21st सेंचुरी जो है वो लड़ी जाएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए।